जानते हैं वकाटक वंश के राजा के बारे में और हम जानते हैं चालुक्य वंश के राजा के बारे में। और आपको पता होगा कि हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन के बारे में आपको बताई हूँ कि हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश का जो राजा था हर्षवर्धन, उस हर्षवर्धन को मारने वाले पुलकेशीन था और पुलकेशीन ने उसे मार दिया। तो क्या कहा हर्षवर्धन कहाँ का था? हर्षवर्धन मान लीजिए कि इस जगह हर्षवर्धन अपना कन्नौज में अपना राज करता था, है धनेश्वर में वो था। लेकिन उसकी लड़ाई हो जाती है किससे? लड़ाई हो जाती है चालुक्य का राजा था जो पुलकेशीन था। तो पहले हम लोग जानते हैं इसके बारे में वाकाटक वंश के बारे में, उसके बाद हम चालुक्य वंश के बारे में जानेंगे, फिर हम पल्लव वंश के बारे में जानेंगे कि पल्लव वंश क्या था, कहाँ का था पल्लव वंश। अब ये इतिहास में आप लोग घुसे हो तो हम लोगों ने पहले देख लिया था पूरे मगध। अब हम लोग जैसे ही देख लिए वर्धन वंश के विषय में, हमने गुप्त काल के विषय में देख लिया, अब हम वकाटक वंश के विषय में देखेंगे, वकाटक के विषय में भी जानेंगे कि ये क्या था। तो वकाटक वंश के जो संस्थापक थे ये विंध्या शक्ति थे, इन्हें विंध्य राज कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? विंध्य राज कहा जाता था। ये था वकाटक के। लेकिन जिस तरीके से शक शासक आए थे, यानी मध्य एशिया से आने वाले शक शासक जिस तरीके से भारत में आए और कितने टुकड़ों में बटे थे, मतलब वहीं से जब वो चले तो अलग अलग टुकड़ों में बटे और हर एक जगह पे उज्जैन में अपना राज्य करने चले आए, अपना गुजरात के मतलब तरफ में वो राज करने चले आए, मथुरा में राज करने आ गए। तो जैसे ही वो सब आए थे उसी तरीके से ये वकाट्य वंश कितने भागों में बिखर जाता है। तो इसके जो संस्थापक होते हैं ये विंध्या शक्ति होते हैं, यानी विंध्य राज होते हैं। समझ में आ रहा है? इसके बाद जो इसका शासक है, जो राजा है, मतलब पूरे का राजा, संस्थापक कोई एक होता है लेकिन इस पे राज करने वाला राजा कोई एक होता है। तो मतलब इस पे राज करने के लिए आया था प्रवर सेन। प्रवर सेन यहीं का था और राज करने के लिए आया था। लेकिन जैसे ही बहुत सारे राजा आए और ज्यादा कुछ नहीं किए, जिस तरीके से हमने देखा था कि गुप्त वंश में बहुत सारे आए, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, द्वितीय के बारे में हमने देखा था, लेकिन उसके बीच में जितने भी राजा आए उसके बाद उसने उतना काम नहीं किया था। क्या रामगुप्त ने कुछ किया था? नहीं किया था। तो समुद्रगुप्त ने किया था। जो कुछ करता है उसका नाम लिया जाता है। जिस तरीके से अब राम के पिता, राम के मामा को कोई जानता है? नहीं। राम के मामा ने ऐसा कुछ कांड नहीं किया, कोई नहीं जानता। लेकिन कृष्ण के मामा ने बहुत बड़ा बड़ा कांड कर दिया, कृष्ण से युद्ध कर दिया, मर भी गए कृष्ण के हाथों। तो उस चीज को जानते हैं लोग। तो इतिहास का मतलब होता है कि हम लोग उसी के अंदर घुस के जाएं और देखें कि सच में जिसने जो किया था उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा वकाट्य वंश का जो संस्थापक था इसके बारे में हमने देख लिया, वहां का जो राजा था उसके बारे में, और बहुत सारे आए उससे हमें मतलब नहीं है। पृथ्वी सेन उसके अंतिम शासक थे, यहाँ तक हमें मतलब है कि उसके पृथ्वी सेन अंतिम शासक थे। और ये कितने भागों में टूट गया। अब टूटा तो एक जगह रहा नहीं, अब हर जगह कितने वंशज में बिखरेगा। तो उसी तरीके से क्या आया था? चालुक्य, और चालुक्य वंश आया था। और चालुक्य वंश की राजधानी जो थी वातापी वनामी, यानी कि यहीं पे चालुक्य वंश, वकाटक तो यहीं पे है, वकाटक यहीं पे है ना, तो चालुक्य आया और इसकी राजधानी वातापी बना दिया गया था। इसे या तो वादामी कह सकते हो या वातापी कह सकते हो, इसका यहाँ पे बना दिया गया था राजधानी। इसी का राजा जो था, यहीं का राजा पुलकेशीन था, बहुत प्रतापी शासक। लेकिन चालुक्य का भी तो कोई संस्थापक होगा, तो इसका जयसिंह संस्थापक था। इस चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह था और इसका प्रतापी राजा आ गया पुलकेशीन। जिस पुलकेशीन ने नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन को परास्त किया और इसको मार दिया। ये वर्धन वंश के विषय में बताई हूँ कि हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, ये प्रभाकर वर्धन के दो बेटे हर्षवर्धन, राजवर्धन और राजश्री। राजश्री इनकी बहन थी और उसका शादी हुआ था कन्नौज में। और कन्नौज में हुआ था तो आपको सारे के सारे बता दी हूँ कि मलवा का राजा देवगुप्त ने उसको किस तरीके से उसके पति को मारता है, शशांक किस तरीके से इसे मतलब मार देता है, इसके राज्य मतलब राज्यवर्धन को। तो सारी कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बस यहीं तक आपको यह समझना है कि जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन को मारने वाले तो पुलकेशीन था,
नर्मदा नदी के नीचे यानी दक्षिणी भारत में यहाँ पे पुलकेशीन रहता था। ठीक है, अब जैसे ही ये इसको परास्त किया तब उसने अपने एक शिलालेख में लिखवाया। एक शिलालेख में, उस शिलालेख का नाम था एहोल। एहोल शिलालेख में हर्षवर्धन और पुलकेशीन की कहानी है कि किस तरीके से पुलकेशीन ने हरा दिया था हर्षवर्धन को। और उसके दरबारी जो कवि थे इसका नाम था रवि कृति। ये हर एक चीज को शिलालेख पे यानी लिखता था और बता देता था कि ये कहाँ कहाँ पे युद्ध हुआ है। कैसे हमें पता चलेगा कहाँ पे किसका कौन सा युद्ध हुआ है? तो पता ही नहीं है किसका कौन सा युद्ध हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, नहीं हुआ है, किसी चीज के बारे में हमें पता नहीं है। तो हर्षवर्धन को हराने वाले पुलकेशीन ही था। ये किस वंश का राजा था? ये चालुक्य वंश का। चालुक्य को 3 भागों में बांट दिया गया था। एक था कल्याणी में, और मतलब इसको धीरे धीरे इसके राजधानी चेंज करता गया, क्योंकि भाई चालुक्य वंश में जो आएगा अपना अपना राजधानी, जिस तरीके से मगध की पहली राजधानी बना दिया गया था राजगृह, दूसरा बना दिया गया था वैशाली, तीसरा बना दिया गया था पाटलिपुत्र। क्यों चेंज होता गया? कि नहीं, क्योंकि राजा चेंज हो रहे हैं, वंशज चेंज हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी चेंज हो रहा है। भाई देखो, कोई भी वंश आएगा तो अपना अपना चेंजिंग करता जाएगा कि हमारा ये रहेगा, हमारा ये रहेगा। उसको मार दिया, अपना वंश लाया, उसको मार दिया, अपना वंश लाया। अपने मुताबिक, अपने हिसाब से अपनी राजधानी लोग चुन लेते थे। हम लोगों की आज की पूरे भारत की दिल्ली में मान ली जाती है। तो इस तरीके से इसे हरा दिया गया था। यहाँ तक क्या आपको समझ में आया कि नहीं? ये सारे के सारे आपको कहानी इसकी समझ में आ जानी चाहिए। पुलकेशीन की तो कहानी आपको समझ में आ जाने। क्या पुलकेशीन प्रतापी राजा था? हाँ, ये प्रतापी राजा था। ये किस वंश का था? ये चालुक्य वंश का राजा था। इसने कौन से शिलालेख में हर्षवर्धन और पुलकेशीन की कहानियां मिलती है? तो इसमें एहोल शिलालेख में हर्षवर्धन और इसकी पुलकेशीन की कहानियां मिलती है कि इसने क्या क्या किया था। इस एहोल शिलालेख को लिखा किसने था? अब पुलकेशीन तो लिखेगा नहीं, तो इसकी कवि, दरबारी कवि था रवि कृति, इसने ही इसके लिखा था। तो क्या यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि नहीं? अब पुलकेशीन पल्लव वंश जाता है। यहाँ से देखो, हर्यंक वंश को खत्म करने के बाद, मारने के बाद, नर्मदा नदी पर हर्यंक आता है। हर्यंक वर्धन को खत्म करने के बाद, ये चालुक्य नर्मदा नदी के हर्यंक वंश यहाँ पे खत्म करने के बाद चला जाता है। अब पहुंचता है कहाँ पे? ये पल्लव वंश। और पल्लव वंश को ही कहा जाता है चोल। पल्लव वंश को मतलब इस जगह को कहा जाता था पहले चोल, और धीरे धीरे अपना अपना राज्य लोग करने लगे। चोल को कर दिए धीरे से समाप्त तो नहीं, वह दोबारा उठा है। जब मैं आपको संगम काल के विषय में बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा। संगम काल में था चेर, पांड, चोल। इसके बारे में अभी नहीं बताई हूँ, ये वीडियो भी मैं आपको बता दूंगी कि इस वीडियो में क्या कहा गया है। तो संगम काल का जो 3 प्रमुख राज्य था, तो उसमें चेर, चोल, पांड थे। ये आपको मैं बताऊंगी। लेकिन इसी चोल का पल्लव वंश था, अपना संस्थापक, अपना राज्य करने के लिए काम करने लगा था। तो यहाँ अब पहुंचा कौन? पल्लव में कौन पहुंचा? पुलकेशीन अपने आप को बहुत प्रतापी मानता था और था भी प्रतापी। हर्यंक वंश को भी हरा दिया था, क्योंकि हर्षवर्धन, हर्यंक तो चला जाता है बिंबिसार में, वो बिंबिसार वाला नहीं। हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश के राजा प्रभाकर वर्धन का छोटा बेटा हर्षवर्धन को खत्म करने वाला पुलकेशीन ही था, क्योंकि उसके पास पुलकेशीन दक्षिण भारत का था। उसके पास बहुत सारे हाथी, घोड़ा, मतलब हर एक चीज उसके पास भी है। वो प्रतापी था। उसने जिस तरीके से इसे हरा दिया और सोचा कि चलते हैं हम पल्लव वंश में और हरा देते हैं किसको? हम वहां पे महेंद्र वर्मन राजा है, पल्लव वंश का महेंद्र वर्मन राजा है, और हम उसको हरा देते हैं। तो हर जगह हरा देते हो तो देखते हैं कि इसके साथ होता क्या है। अब ये पहुंचता है पुलकेशीन पल्लव वंश में, यानी यहाँ पे जाके महेंद्र वर्मन को हरा देता है। और महेंद्र वर्मन को हराने के बाद कहता है कि अब हमारे जैसा कोई राजा है ही नहीं,
लेकिन क्या जरूरी है कि तुम्हारे जैसा कोई राजा नहीं होगा? राजा तो अभी आएंगे, एक से एक राजा आएंगे। ये क्या है, ये जितना भी हम इतिहास पढ़ रहे हैं ना, ये सारे पहले की कहानी अभी तक है कि अब हम जैसे ही हमारा भारत में जितने पहले हम लोग कबीला उबिला देख लिए, जन देख लिए, ग्राम देख लिए, जनपद देख लिए, महाजनपद देख लिए, हम लोग किस तरीके से सारे लोगों का युद्ध हो रहा है ये भी हम देख लिए। अब हम लोग पहुंचते जा रहे हैं और धीरे धीरे पहुंचेंगे, पहुंचते पहुंचते सारी इनकी हम लोग इतिहास ही समझ लेंगे कि यही से सवाल पूछेगा। अब यही पूछ दिया कि हर्षवर्धन और पल्लव पुलकेशिन की कहानी हमें कहाँ से मिलती है, तो क्या आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे उसका जो शिलालेख है, एहोल शिलालेख है, यही से इसकी कहानी हमें मिल जाती है। लड़ाई उस समय छिड़ा था तो उसकी हमें पूरी लड़ाई की जानकारी कैसे मिलती है? जानकारी इसी से मिलती है। अब पुलकेशिन का दरबारी कभी पूछेगा तो नहीं बताओगे कि रवि कृति था और उसी ने इसने को लिखा था। क्या पुलकेशिन अपने हाथ से लिखेगा? अपने हाथ से तो कोई लिखेगा नहीं, और जब भी लिखेगा तो अपने किसी कवि को, अपने किसी नौकर को, अपने किसी को बैठाएगा, कहेगा चलो तुम लिखो। जो विद्वान होता है वही काम करता है, हर लोग थोड़ा ना काम कर लेते हैं, सोचते हो कि हर लोग कर लेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। अब पुलकेशिन को हराने वाला इसी पल्लव वंश का राजा महेंद्र वर्मन का बेटा आया था नरसिंह वर्मन, और कहा कि अब हम तुम्हें हराते हैं। अब ये आया दौड़ के मार करने के लिए नरसिंह वर्मन से, और नरसिंह वर्मन के पास आया, लेकिन देखा कि ये मजबूत पल्लव वंश का राजा नरसिंह वर्मन पड़ रहा है और भगा और चला गया कहाँ पे? अपने चालुक्य वातापी पे चला गया। तो कहा कि रे कैसे चला गया, चलो घेर के मारते हैं, और घेर के इसे पुलकेशिन को एकदम परास्त कर देता है और यहीं पे इसको खत्म भी कर देता है, और लूट के वहां से भी वो लाता है, क्योंकि ये भी लूट के लाए थे। तो मतलब ये लूटा लूटी, छीना छोड़ी, मारा मारी, यहाँ पे विवाह शादी हर चीज यहाँ पे बनाया जाता है। बहुत मतलब कि ना ऐसे कुछ मिल रहा है ना तो विवाह कर लो, नहीं हो रहा है ऐसे ना तो मतलब कि राज्य किसी का हथियाना है तो अपनी कुछ कूटनीतियां लगा दो। ये लगा लगा के लाते थे सब। और चालुक्य के अंतिम शासक को दंती दुर्ग से मतलब परास्त हो गए और यहीं पे राष्ट्रकूट का स्थापना हो गया। यहाँ पे इसकी कहानी यहाँ पे चालुक्य का खत्म हो जाता है। जिस तरीके से हर एक जगह का हर एक चीज खत्म हो जाता है, तो देखो पुलकेशिन क्या करता है, खत्म हो जाता है। किसने मार देता है? नरसिंह वर्मन इसको खत्म कर देता है, मार देता है। और संगम काल के विषय में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब चेर, पांड और चोल के विषय में बताऊंगी। और ये चोल वाले भी समझते थे कि पल्लव वंश हटे कि हम लोग चढ़े हमारी। अब इसकी राज्य आती है, पहला बार तो संगम काल जब हुआ था तो संगम काल में इन सबों का राजा आया था, लेकिन दूसरी बार फिर इनकी अपनी इतिहास चलाने लगते हैं। और चालुक्य के विषय में आप लोगों ने देख ही लिया है। तो पूरे के पूरे कहानी आप लोग के वाकाटक वंश के और चालुक्य वंश, पल्लव वंश आपने देख लिया कि तीन वंशज के विषय में आप देखे कि नहीं। इसके बाद आप लोगों ने जिस तरीके से इसके संस्थापक को समझ लिए, इसमें किस शिलालेख में मिलता है, कौन सा राजा होता है, क्या होता है, सारे के सारी ये कहानियां आप लोगों को यहाँ से पूरे के पूरे मिलेंगे। और जैसे ही हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि अभी चालुक्य के बाद कल्याणी जो है उसमें क्या हुआ था। उसके बाद में बेगी में देखेंगे। बहुत सारे इसमें कहानियां हैं और इनको हमें देखना जरूरी है। इतिहास इनकी बहुत लंबी है, अभी इतिहास के बारे में हमें जानना है। अभी तो हम लोगों को पूरे चीज के बारे में जानना है। अभी तो हमने थोड़ा सा देखा है, सिर्फ हमने मगध देखा है। मगध के बाद हमने वर्धन वंश देखा, हमने गुप्त काल देख लिया, हमने संगम अभी देखा ही नहीं, संगम काल देखा नहीं, गुप्त वंश हमने देख लिया था। गुप्त वंश का प्रथम राजा के बारे में देख ही लिया था कि प्रथम राजा उस समय का कौन था। गुप्त वंश का प्रथम राजा जो थे इसके श्री गुप्त थे, इसके बारे में हमने देख लिया। जो संस्थापक थे, संस्थापक के विषय में देख लिया। समुद्रगुप्त के विषय में, चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में, रामगुप्त के विषय में, सबके विषय में तो हमने देख लिया है। मगध में हमने सबके विषय में देख लिया है। 16 महाजनपदों के विषय में देख लिया है। अब आगे कहानी बढ़ती जा रही है और आप लोग देखते जाओ कि इसमें अभी क्या क्या होता है। यह कहानियां इसकी बहुत लंबी है, तो आपने ये देख लिया। अब मैं आपको संगम काल के विषय में बताऊंगी, जो चेर, पांड और चोल के विषय में बताऊंगी, और संगम कब कब हुई थी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।